हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड बातें केमिस्ट्री में, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्वियसली इसके अंदर से भी नीट के अंदर, IIT के अंदर और एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या, हमने परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है। कहां पर पढ़ रखी है? हमने ये पढ़ रखी है 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर। क्या पढ़ रखी है वो मैं आपको बताता हूं। हमें पढ़ रखा है कि ये नाभिक है और ये कोई कक्षा है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। हम जब 9th और 10th क्लास में थे तब हमने पढ़ा था कि किसी परमाणु के नाभिक तथा उस परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या। 9th और 10th क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो सही है। लेकिन कब तक सही है? जब हम 9th और 10th के अंदर थे। अब हम किस क्लास में आ गए? 11th क्लास के अंदर आ गए हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। डेफिनेशन चेंज कैसे हो गई है? इससे जो सेकंड वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो कण और तरंग दोनों की बात व्यवहार करता है। कण और तरंग दोनों की बात व्यवहार करता है। मतलब वो चक्कर लगाता है ना, तो ऐसे वर्ताकार चक्कर नहीं लगाता, ऐसे गोल गोल चक्कर नहीं लगाता, वो चक्कर लगाता है तरंग के रूप में। यहां पर बताता हूं मैं। जैसे ये आपके नाभिक है और ये आपके परमाणु है ना, कक्ष है। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो ऐसे चक्कर लगाता है, इस तरह से चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन किसमें चक्कर लगाता है? इस तरह से चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन कई बार तो यहां पर होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है और कई बार इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है। तो हम कैसे मतलब परमाणु त्रिज्या की परिभाषा दें कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, जब इलेक्ट्रॉन यहां पर हो या इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, तो फिर यहां पर ये वाली परिभाषा क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां पर फिक्स नहीं, कई बार तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, कई बार यहां पर आ जाता है और कई बार यहां पर आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? परमाणु त्रिज्या को समझने के लिए 9th 10th की परिभाषा ये तो दे देते हैं कि ऐसी ऐसी होती है, लेकिन इसको और सही समझने के लिए हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग त्रिज्या पढ़ते हैं। जिसमें से हम पहले पढ़ते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। ये त्रिज्या होती है जिनसे हम किसी परमाणु की त्रिज्या का सही पता लगा सकते हैं। परमाणु के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री स्टेट में रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमने पढ़ा है 2nd चैप्टर के अंदर, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन की सही डेफिनेशन किससे दे? परमाणु त्रिज्या की। तो मैंने भी बताया था कि इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा चार प्रकार की त्रिज्या हमको इसमें पढ़नी पड़ेगी। देखो, ये हमको त्रिज्या को समझने के लिए हम एक पढ़ेंगे हम सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। 4 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वांडरवाल त्रिज्या, फिर हम पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या और फिर हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सहसंयोजक त्रिज्या को कि ये क्या होती है सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सहसंयोजक क्या होता है। सहसंयोजक मतलब एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं। वैसे ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का रासायनिक बंध, हम उसके अंदर सहसंयोजक बंध इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आयनिक बंध, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो सहसंयोजक बंध है वो क्या होता है। जैसे कोई ए परमाणु है और कोई बी परमाणु है, 2 परमाणु है, या सेम भी हो सकते हैं, ए दोनों परमाणु हो सकते हैं। जब इनके मध्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ए का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते थे, एक बंध का निर्माण करते हैं इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उनके द्वारा बनने वाला बंध होता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो अब इनमें साझा होता है तो हम इसको कैसे दर्शाते हैं? जैसे ये ए परमाणु है, इसको इस तरह से, और ये बी परमाणु है, इसको इस तरह से दर्शाते हैं। इस तरह से हम किसको दर्शाते हैं? सहसंयोजक बंध को दर्शाते हैं।
ठीक है। तो अब हम समझते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन भी आपको लिख दूंगा। तो क्या होता है, देखो मैं ये ए यहां पर लिख देता हूं और बी यहां पर लिख देता हूं। इसका नाभिक ये है और ए का नाभिक ये है, बी का नाभिक ये है। तो अगर हम सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा दें तो क्या होता है कि दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है, दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। मैंने क्या परिभाषा बताई कि दो परमाणुओं की नाभिकों के मध्य की दूरी, ये नाभिकों के मध्य की दूरी, दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, इसका आधा क्या है, ये इसका आधा है। दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाती है, ये सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजक त्रिज्या, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, वो भी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं, जब दो परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजी बंध होते हैं, इनके मध्य क्या, इसे एकल बंध बोलते हैं। अगर यहाँ पर एक और बॉन्ड होते हैं इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं, एक और बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो जब दो परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजी बंध हो तो उनके नाभिकों के मध्य की दूरी, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब मैं इसको डेफिनेशन लिखकर आपको और सही समझा देता हूं, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया। एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के मध्य की दूरी, नाभिकों के केंद्रों के मध्य की दूरी का आधा, इस दूरी का आधा क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब देखो मैंने डायग्राम बनाया है जिसके अंदर दो परमाणु ए और बी है, एक ए है और एक बी है। इनके दोनों परमाणु के नाभिक क्या है, इनके बीच की दूरी मैंने मानी आर है। क्या है, आर है। तो अब मुझे इसकी क्या बतानी है, इसकी सहसंयोजक त्रिज्या बतानी है। तो इसकी सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगी, सहसंयोजक त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से, आरसी से। तो आरसी इक्वल टू, अगर देखो ये दूरी ए है तो इसका आधा a/2, अगर ये दूरी ए है तो इसका आधा क्या होगा, a/2 होगा। ठीक है, तो ये आपको होगी पूरी सहसंयोजक त्रिज्या की डेफिनेशन। और विथ एग्जाम मैंने इसको आपको सूत्र भी बता दिया कि आरसी इक्वल टू क्या होगा, a/2 होगा। ओके, अब हम सेकंड पढ़ते हैं। वान डेर वाल त्रिज्या।
वनडवाल त्रिज्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वनडरवाल रेडियस। क्या होती है वनडरवाल त्रिज्या? हमने जो पहले पढ़ी थी ना सहसंयोजक त्रिज्या, वो क्या थी? वो दो परमाणु के मध्य थी। क्या थी? दो परमाणु के मध्य। ये भी सेम ही है, लेकिन इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर दो अणु आएंगे भैया। परमाणु, एक परमाणु, दो परमाणु, इनसे मिलकर ये क्या? इनसे मिलकर बना अणु। दो परमाणु से मिलकर बनता है अणु, दो परमाणु से मिलकर बनता है आपके अणु। तो अब इसके अंदर वनडवाल त्रिज्या के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी? अणु की। दो अणु के, मैं पहले आपको डायग्राम से समझाता हूं, फिर परिभाषा लिखूंगा। जैसे कोई दो अणु है, ये तो एक अणु हुआ, और इसी प्रकार ये दूसरा अणु। ये दो अणु है, ठीक है। मान लिया ये मैंने ये आपके H2 है, ये H2 अणु है, ये भी H2 अणु है। H2 अणु, H2 अणु है, ठीक है। या आप इसको A और A नाम दे दो। तो जब दो अणु हो तो उनके जो पास वाले परमाणु होते हैं ना, दो अणु के जो पास वाले, ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, इनके पास वाले जो परमाणु, ये भी पास वाला परमाणु, ये पास वाला परमाणु, तो इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी ये है। इनके मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वनडवाल त्रिज्या कहलाते हैं। वनडवाल त्रिज्या को वैसे इसको RV से दर्शाते हैं ना, ये ध्यान रखना वनडवाल त्रिज्या को। तो मैंने क्या बताया? जब दो परमाणु पास पास में हो, जब दो परमाणु पास पास, इनकी जो कैपेसिटी थी जितने पास पास होने की उतना हो, तो क्या होता है कि उनमें जो परमाणु पास पास होते हैं, दो परमाणु के अंदर भी देखो, दो अणु के मध्य परमाणु से मिलकर बना है भाई। ये भी अणु है, ये भी अणु, ये परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो इनके जो पास पास वाले जो परमाणु होते हैं ना, इनके नाभिकों की मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाता है? आपके वनडवाल त्रिज्या कहलाता है। आया समझ में? तो परिभाषा किस तरह हो जाएगी? एक ही तत्व के दो अणु, ये देखो एक ही तत्व, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक ही तत्व है। तो परिभाषा लिखता हूं मैं, तो ये मैंने वनडवाल त्रिज्या की परिभाषा लिख दी है। परिभाषा क्या लिखी मैंने? एक ही तत्व के दो परमाणु, जैसे ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, एक ही तत्व है, इनके दो दो अणु, एक ही तत्व के दो अणु के पास वाले परमाणु, दो अणु, ये भी दो अणु, इनके पास वाले परमाणु ये हैं, पास वाले परमाणु के नाभिकों, ये नाभिकों के मध्य की दूरी, ये दूरी A है का आधा क्या कहलाती है? वनडवाल त्रिज्या कहलाती है। तो ये दोनों परमाणु, दोनों अणु है, इनके पास वाले ये दोनों परमाणु, इनके बीच की जो दूरी है वो है इसका आधा, A/2, वो क्या कहलाती है? वनडवाल त्रिज्या कहलाती है। और जिसे RV से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये वनडवाल त्रिज्या थी। समझ में आ गया आपको कि वनडवाल त्रिज्या किसे कहते हैं? दो अणुओं के, वापस बता रहा हूं, दो अणुओं के पास वाले परमाणु के नाभिकों की मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वनडवाल त्रिज्या कहलाती है। ओके। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें जिसे आप इनर्ट गैसें बोलते हैं, अक्रिय जो क्रिया ही नहीं करती है, अक्रिय गैसें कौन सी? जैसे हीलियम होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये सब क्या? ये सब अक्रिय गैसें जो 18 वर्ग है, 18 वर्ग में आती है, जिसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। ये सब गैसें क्या करती है? ये सभी गैसें जो होती है ना, इनमें वनडवाल त्रिज्या पाई जाती है। इनके अंदर अक्रिय गैसों के अंदर सहसंयोजक त्रिज्या नहीं पाई जाती है, इनके अंदर वनडवाल त्रिज्या पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट नोट कर लेना। अक्रिय गैसों में लिखा देता हूं, अक्रिय गैसों में वनडवाल त्रिज्या पाई जाती है।
अक्रिय गैसों में वान डेर वाल त्रिज्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होती है। इसका क्या रीजन है? देखो अक्रिय गैसों की बात करते हैं ना, तो जैसे मैं एक बार के लिए बात करता हूँ नियोन की। नियोन, तो जो नियोन होता है ना वो कभी सहसंयोजक त्रिज्या नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? सहसंयोजक त्रिज्या जब बनती है जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और ये अक्रिय गैसें जो होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करती है। इलेक्ट्रॉनों का साझा वही करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी या जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इनका तो अष्टक पूर्ण होता है, इन्हें न तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और न इलेक्ट्रॉन की देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये सहसंयोजक बंध नहीं बनाते। और जो सहसंयोजक बंध नहीं बनाते वो सहसंयोजक त्रिज्या भी नहीं बनाएंगे। तो ये हमेशा क्या बनाते हैं? ये हमेशा वान डेर वाल त्रिज्या बनाते हैं। ये हमेशा वान डेर वाल त्रिज्या बनाते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तात्विक त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस, इसे हम दर्शाते हैं आर एम से। तात्विक त्रिज्या जिसे मेटालिक रेडियस बोलते हैं आर एम से दर्शाते हैं। देखो क्या होती है ये जो धात्विक हिसाब से नाम से पता चल रहा है, धातु 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 यानी धातु के नाभिकों के मध्य की जो दूरी होती है ना उनका आधा क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या। मतलब धात्विक त्रिज्या किस में पाई जाती है? धातुओं में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम धातु के रूप में लेते हैं, धातु जैसे कॉपर हो गया, आयरन है, ये सभी धातु है। हम लेते हैं आयरन, अफी, ये क्या एक धातु है, अफी एक धातु है। तो मैंने ले ली जैसे आयरन की एक मैंने रोड ले ली, तो रोड ले ली तो उसके अंदर आयरन के परमाणु कैसे होंगे? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह पे, इस तरह से यहाँ पर ये आयरन के परमाणु होते हैं, बहुत सारे हैं। और वैसे 3D के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? 3D के अंदर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ऊपर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सब तरह साइड में भी। तो 3D के अंदर होता है Fe। तो ये सब क्या? Fe के परमाणु है। और धातु की एक विशेषता क्या होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनकी सतह पर इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं। मतलब देखो ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है ना, इस प्रकार सबका नाभिक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करता है? इस पे आकर्षित होता है, मतलब इसको बांधे रखता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है, ये इसको बांधे रहता है। लेकिन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चक्कर लगाते रहता है, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर, अभी क्या करता है? चक्कर लगाकर यहाँ पर आ जाता है। तो अब इनके मध्य ये इनको पकड़ा रहता है, फिर ये चक्कर लगाकर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर इनके मध्य रखा रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही है, पर देखो इसने इसके साथ में भी क्या बना लिया है? एक त्रिज्या को, एक मतलब बंध का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार जब एक मतलब त्रिज्या का निर्माण होता है ना तो इसे धात्विक त्रिज्या कहते हैं। मतलब एक बार के लिए इसको सिंपल समझो तो ये परमाणु है, ये नाभिक है ना। तो मतलब दो परमाणु के मध्य की दूरी अगर ये ए है तो इसका आधा क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। देखो वापिस बताता हूं क्या बोला मैंने। सिंपल अभी आप ये ध्यान रखो कि किसी धातु के दो परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी, किसी धातु के दो परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। मैं आपको इसको लिखकर समझा देता हूं ना। तो ये देखो ये क्रिस्टल है, वैसे ये इसे क्रिस्टल बोलते हैं। आप ठोस अवस्था के अंदर 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में इसको आप यही पढ़ोगे। देखो धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं?
किसी धातु क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणु की नाभिक है, दो परमाणु, ये दो परमाणु हो गया आपके, एक परमाणु तो ये है, एक परमाणु ये है, दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के मध्य, ये दोनों परमाणु के नाभिकों के केंद्रों के मध्य की दूरी, मध्य ये इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये, इनके मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। और इसे Rm = a/2 से दर्शाते हैं। तो ये होगी इसकी धात्विक त्रिज्या की बात, है ना। धात्विक त्रिज्या का मतलब होता है, एक तरह से ध्यान रखना, धातु की जो परमाणु होते हैं ना, उनके दो नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, आपके धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। अब देखो मैं आपसे मिटा दूं इसको और एक सवाल करता हूं आपसे। सवाल यह है कि आपको दे दे कि धात्विक त्रिज्या भी दे दे, आपको सहसंयोजक त्रिज्या भी दे दे, आपको वंडरवाल त्रिज्या भी दे दे और पूछे कि इनमें सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी और सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी सबसे छोटी त्रिज्या के बारे में बताओ। तो देखो मैं क्रम बता देता हूं क्या और उसको समझा भी देता हूं। जो सबसे बड़ी त्रिज्या ऑर्डर होता है, मैं पहले ऑर्डर लिख दे रहा हूं। जो आपके क्रम होता है, क्रम कैसे लिख रहे हैं, देखो क्या होता है। सबसे पहले जो आपकी आती है वो होती है वंडरवाल त्रिज्या। सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है ना वो होती है वंडरवाल त्रिज्या। क्या होती है, वंडरवाल त्रिज्या। फिर बड़ी होती है धात्विक त्रिज्या, और फिर बड़ी होती है आपके सहसंयोजक त्रिज्या। वंडरवाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या, ये तीन प्रकार की, मतलब ये इनका क्रम होता है कि सबसे बड़ी वंडरवाल, फिर धात्विक और फिर सहसंयोजक। अब ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन सुनो। देखो वंडरवाल त्रिज्या की मैंने क्या बताया कि दो परमाणुओं के पास वाले परमाणु के, सॉरी दो अणुओं के, वंडरवाल त्रिज्या क्या है, दो अणुओं के पास वाले परमाणुओं के नाभिकों की मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वंडरवाल त्रिज्या। देखो क्या है, दो परमाणु, दो अणु हो गया, एक अणु ये, एक अणु है, इनके पास वाले परमाणु के बीच की दूरी का आधा क्या कहला रहा है, वंडरवाल त्रिज्या। ठीक है, फिर हम बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की। धात्विक त्रिज्या में दो धातु है, सॉरी दो परमाणु है, इनके नाभिकों के बीच की दूरी ये a है, Rm = a/2। ठीक, अभी आप देखना डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। सहसंयोजक त्रिज्या, के लिए डिस्टेंस। तो देखो अब आपको पता चल रहा है कि एक त्रिज्या की, इसमें अगर त्रिज्या इतनी बड़ी त्रिज्या का आधा, इसमें इस त्रिज्या का आधा और इसमें केवल इतनी सी त्रिज्या है भैया, तो देखो आपको पता चल रहा है कि सबसे बड़ी त्रिज्या इसकी है, तो वंडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ी, क्योंकि इसके अंदर देखो त्रिज्या किसके बीच में, दो परमाणु, सॉरी दो अणुओं के पास वाले परमाणु के मध्य की दूरी। इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो दो परमाणु है, लेकिन उनकी जो बीच की दूरी है ना वो इतनी है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मामला इसलिए गड़बड़ है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों परमाणु क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, इनमें अतिव्यापन हो रहा है। अतिव्यापन होने से कारण देखो त्रिज्या कितनी कम होगी, इतनी सी। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होती है, वंडरवाल की, फिर धातु की और फिर सहसंयोजक की त्रिज्या होती है। ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन यही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। अतिव्यापन होने के कारण ये है, इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है, जबकि इसमें देखो ये भी दूर है और ये तो सबसे दूर है। तो ये हो गया इनका क्रम, इनका ऑर्डर हो गया। ओके, वंडरवाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। कभी कभार ये एग्जाम में डायरेक्ट ये क्रम पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है ना। तो अब हम पढ़ते हैं फोर्थ त्रिज्या, रेडियस है जो आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या देखो, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले तो हम समझते हैं आयन क्या होते हैं। वैसे मैंने आयन को समझा रखा है चैप्टर नंबर 2 में, वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा।
लेकिन और समझा देता हूं। देखो आयन क्या होते हैं, ये आपके पास में सोडियम है। सोडियम की अगर बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये 11वें नंबर पर आता है। जब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो ये बन जाता है Na+। ध्यान रखना, जो भी अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, तो उस पर प्लस चार्ज आता है। कितना, प्लस चार्ज। और देखो इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन थे। जितने परमाणु होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात ध्यान रखना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर जो ये चार्ज आए ना, इनको ही क्या बोलते हैं हम, इसको आवेश बोलते हैं। और इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ये तो आपको मैंने प्लस का बताया। इसी प्रकार क्लोरीन का बताया, ये 17 नंबर पर आता है। और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसने क्या किया, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो ये जो ग्रहण करता है ना, उस पर माइनस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस पर माइनस चार्ज है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, आयन है। क्या है, ये आयन है। तो आयन की अगर त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या की बात करें, तो बस हम जो यहाँ पर परमाणु बोल रहे थे ना, वहां पर हमको बोलना आयन। तो देखो डेफिनेशन में बताता हूं, किसी आयन के, किसी आयन के नाभिक के केंद्र और बातम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी तो आधा नहीं, मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। किसी आयन के नाभिक के केंद्र और बातम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूं, Na+ की, है ना। तो इसके अंदर देखो, ये आपके परमाणु, और ये इस तरह से होता है। इसके अंदर बातम कोश के इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। सेम का सेम क्लोरीन के अंदर भी होगा, है ना। तो ये तो होगी आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या में बताने के लिए ये है कि आपसे पूछे कि धनायन बड़ा है कि ऋणायन बड़ा है, क्या परमाणु बड़ा है। भैया इसके अंदर देखो, ये आपकी सिंपल परमाणु था, ये धनायन हो गया। ये से प्लस चार्ज होता है, धनायन है। ये सिंपल परमाणु था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस पर आ गया ऋणावेश आ गया, जो ऋणायन बन गया। तो सवाल है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन, मतलब इसमें किसका आकार बड़ा है, किसका आकार बड़ा है। तो देखो हम बात करते हैं, पहले धनायन की बात करते हैं, फिर ऋणायन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहां पर बना रहा हूं ना, मतलब ये देखो, ये नाभिक है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं ना। 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 इस तरह से होता है ना। नॉर्मली जो होता है 2, 8 और 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी वो अलग है, 1s2, 2s2, 2p2, 2p6 इस तरह से ना। तो 2, इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये दूसरी कक्षा है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर जो तीसरी वाली कक्षा है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इसके और इसके बीच की दूरी अभी ज्यादा है, ज्यादा इसके बीच की दूरी ज्यादा है। अब देखो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 10 इलेक्ट्रॉन रहे। इसका मैं बना रहा हूं, ये तो तब ये इसका और इसका। देखो 11 तो प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं होता। ये नाभिक है, नाभिक के अंदर ये 11 प्रोटॉन है। अब ये पहले दो इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या गया, 2 और 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 और 8। अब देखो इसके अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं इस तरह से दूसरी कक्षा जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो मान लो ये बाद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके बीच की दूरी इतनी सी है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 कक्षा थी, 1 2 3, तो ये दूरी ज्यादा थी। इसके अंदर कितनी कक्षा, 1 और 2, इनके अंदर 2 ही है, तो ये दूरी कम है। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि Na का आकार बड़ा है Na+ से।
Na का आकार बड़ा है किससे? Na प्लस से। तो ये तो पता चल गया कि परमाणु का आकार बड़ा होता है किससे? धनायन से। उसी परमाणु का जो आकार बड़ा होता है उसी के आयन से। चलो धनायन से बड़ा होता है ना। ये तो था आपके किसका? सोडियम का। अब बात करते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8 और 7, और इसका होता है 2, 8 और 8। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर से बनाकर बता देता हूं आपको। क्लोरीन, ये तो आपके हो गया, ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इनके बीच की दूरी ये है, ठीक है। अब इसमें इसने एक और इलेक्ट्रॉन किया, कितना हो गया? 8 हो गया। ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी में भी 8 ही आते हैं, है ना। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे, और ये 8वां इलेक्ट्रॉन आया। जैसे इसके अंदर 8वां इलेक्ट्रॉन आया, बाहर से 8वां इलेक्ट्रॉन आया, फॉर एग्जाम्पल ये 8वां इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ये मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जो समान आवेश होता है उन पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जो विपरीत आवेश होता है उनके मध्य आकर्षण होता है। लड़के को प्रतिकर्षण होता है, लेकिन लड़के और लड़की को आकर्षण होता है ना। ऐसा ही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आया, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण हुआ, तो ये जो इतनी सी थी ये थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, तो ये एक नई स्टेट बन जाती है ना। नई स्टेट तो नहीं बनती, मतलब इनके मध्य प्रतिकर्षण होने से क्या होता है? थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है तो इसकी तुलना में इसका आकार बड़ा होता है। तो ये आकार इस तरह से बड़ा होता है, मतलब ऋणायन का जो ऋणायन होता है उसका आकार बड़ा होता है अपने परमाणु से। ये आपको ध्यान रखना है। रीजन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनके मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है तो दूर जाते हैं, और दूर जाने से क्या होता है? आकार बढ़ जाते हैं। इस तरह से इनके बीच में क्या होती है? दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि धनायन का आकार तो छोटा होता है उसी के परमाणु से, लेकिन ऋणायन का आकार बड़ा होता है वो सेम परमाणु से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो थी रेडियस की बातें। ये किसकी बातें थी? रेडियस की बातें थी। अब हम करते हैं एक लास्ट, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है। सम यानी समान, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन, मतलब वे परमाणु और वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाता हूं, फिर डेफिनेशन में कुछ नहीं है, लिख देंगे। O-2 है, F-1 है, नियोन है, सोडियम प्लस है, और मैग्नीशियम +2 है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने आवेश होते हैं ना, जितना देखो माइनस आवेश है तो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, और जितने प्लस आवेश है उतने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं, इसमें 9 होते हैं, इसमें 10 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन है। प्रोटॉन यानी इसका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक होता है। वीडियो देख लेना, दूसरे चैप्टर की आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऐड होंगे, जितने माइनस आवेश है ना वो इसके अंदर ऐड होते हैं, तो 10। यहाँ पर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सोडियम के अंदर देखो यहाँ पर कितने हैं? 11 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए थे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है,
तो यहाँ पर भी 11 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर प्लस का आवेश है तो 1 कम कर दो 10, और यहाँ से इसमें कितने कम कर दो 2 कर दो, 2 कम करो क्योंकि 2 आवेश है। तो देखो इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं 10 10 10 10 है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी आयन जो भी आयन दिख रहा है आपको, जो परमाणु दिख रहा है वो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये आपके सामने है। अब इससे मैं एक और चीज बताता हूं कि अगर आपसे पूछे कि किसका आकार बड़ा है, तो ध्यान रखना आकार जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक। अगर किसी का आकार पूछे कि किसका आकार छोटा है किसका आकार बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये सवाल दे दे और इससे पूछे कि किसका आकार बड़ा किसका आकार छोटा है, तो कैसा आंसर देना है। तो बहुत सिंपल है, क्या आता है कि जो आकार होता है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, परमाणु क्रमांक का। जिसके पास में परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन, जिसके पास में जितने ज्यादा प्रोटॉन उसका आकार उतना ज्यादा छोटा। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास में है, इसके पास में, मतलब Mg का आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर किसका होगा, फिर इससे बड़ा क्या होगा, सोडियम होगा। फिर इसके बाद में नियोन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, वो होगा ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नियोन का, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, परमाणु क्रमांक के। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसका आकार कम। इसमें परमाणु क्रमांक 12 था इसलिए इसका आकार सबसे कम है। इसका परमाणु क्रमांक 8 सबसे कम है इस सवाल के अंदर, तो इसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये तो था, हमने पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी, हमने पढ़ा सहसंयोजक त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना। तो ये थे। अभी मुझे इसके अंदर आपको इसकी आवर्तिता भी बतानी थी कि परमाणु जो त्रिज्या होती है ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है, बाई दाएं चलने पर घटती है। लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण हम ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड भी। ठीक है, तो और सवाल भी करेंगे हम कुछ। तो अभी तक आप ये वीडियो पूरी देख लेना, हो सकता है कहीं पर आपको समझ नहीं आए तो आप वापस रिपीट करके देख लेना, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।